ये फोटो आपको याद होगी। यह है कोविड के दौरान गंगा के किनारे दफनाए गए शव। 3 साल तक चली इस महामारी ने लगभग 70 लाख लोगों की जान ली। लेकिन कैसा लगेगा आपको जानकर कि हम अगली महामारी के भी बहुत करीब खड़े हैं और वो कभी भी पैदा हो सकती है। Mysterious new virus. This is a rapidly emerging situation. और वो महामारी कोविड से लिटरली 100 गुना ज्यादा बुरी होने वाली है और कोविड की तरह वो भी हमारी हरकतों के कारण होगी। लेकिन इसकी कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये बात जुड़ी है लोगों के खाने से। मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्री फार्म्स की। The tools raise the specter of man-made pandemics, deadlier than anything that can be cooked up by nature. The future pandemic could be more contagious or even more lethal. When the next pandemic comes knocking, and it will, लॉकडाउन, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, बड़े स्तर पर जॉब लॉसेस, हॉस्पिटल में बेड्स, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की कमी और इन सब के बीच लगातार मौत से जुड़ी खबरें और चारों ओर डर का माहौल। कोविड-19 हमारे लिए एक बुरे सपने के जैसा था। अब कोविड-19 के लिए जो वायरस जिम्मेदार था, SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस, उसका एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो चमगादड़ों से आया है। चाइना की वाइल्ड लाइफ मार्केट, जिसे वेट मार्केट भी कहते हैं, वहाँ ये सभी जानवर जिंदा बेचे जाते हैं और संभावना यही है कि वहीं से वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। आज की तारीख में जितनी भी नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, उनमें से 75% यानी हर 4 में से 3 बीमारियां जूनोटिक डिजीजेज हैं, यानी वो भी जानवरों से ही इंसानों में आ रही हैं। अब जब हमें पता चला कि कोविड-19 के लिए वेट मार्केट जिम्मेदार हैं, तो तुरंत दुनिया भर में इन्हें बंद करने की मांग उठने लगी। एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर एंथनी फॉची, जो कि अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी वेट मार्केट्स को बंद करने की मांग की। लेकिन वेट मार्केट्स के अलावा एक और सिस्टम है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो अगली महामारी का कारण बनेगा, इसके पूरे चांसेस हैं। वो है इंडस्ट्रियल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, जिसे इंटेंसिव फार्मिंग या सिंपली फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। क्या होता है फैक्ट्री फार्म? जब हम एक जानवरों के फार्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ इस तरह की छवि बनती है। जानवर खुले मैदान में घूमते हैं, उनके पास काफ़ी सारी जगह है जिसे वो अपना प्राकृतिक व्यवहार कर पाते हैं और अपने प्राकृतिक भोजन से उन्हें सही से पोषण मिल जाता है। सभी जानवर हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में सिस्टम बदल चुका है। पिछले 50 सालों में मांस की डिमांड को पूरा करने के लिए मीट प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ चुका है। मीट प्रोडक्शन में उछाल आया जानवरों को पालने के तरीके को बदल कर। एनिमल फार्म्स पूरी तरह बदल चुके हैं और अब ये ऐसे नहीं, ऐसे दिखते हैं। इस तरह के एनिमल फार्म को फैक्ट्री फार्म बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइज फैसिलिटी होती है जिसमें हजारों और कई बार लाखों जानवरों को एक रिलेटिवली छोटी जगह में बहुत टाइटली पैक करके रखा जाता है ताकि एक छोटे से एरिया से ज्यादा मांस प्राप्त किया जा सके। अमेरिका में शुरू किए गए ये फैक्ट्री फार्म्स इकोनॉमिकली एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल थे। इनमें पैसा कम लग रहा था और प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, इसलिए जल्द ही ये पूरी दुनिया में एनिमल फार्मिंग का एक मॉडल बन गए। आज की तारीख में जितना भी मांस खाया जाता है उसमें से 90% मांस फैक्ट्री फार्म से ही आता है। कुछ विकसित देशों में तो ये और भी ज्यादा है, जैसे यूएसए में 99% मीट की सप्लाई केवल फैक्ट्री फार्म से ही पूरी होती है। अब भैया फैक्ट्री फार्म्स का तो एक ही उद्देश्य है, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जानवरों को रखना। लेकिन यही चीज वैज्ञानिकों के लिए चिंताजनक है क्योंकि इस तरह की फैसिलिटी पैंडेमिक्स को जन्म देने का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट पैदा करती हैं। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जानवरों को मांस और अंडे के लिए रखने से महामारियां कैसे फैलती हैं। मेनली पैंडेमिक आउटब्रेक्स 2 तरह के होते हैं। वायरल पैंडेमिक्स मतलब वायरस से फैलने वाली महामारी जिसमें कोविड आ गया। दूसरे होते हैं बैक्टीरियल पैंडेमिक यानी बैक्टीरिया से फैलने वाली महामारी जिसमें प्लेग जैसी बीमारियां शामिल हैं। पहले हम वायरल पैंडेमिक्स की बात करते हैं। कोई भी वायरस बेसिकली एक जेनेटिक कोड होता है जो खुद की कॉपीज बनाता रहता है, लेकिन ये कॉपी बनाने की प्रोसेस हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कई बार कॉपी बनाने के चक्कर में वो थोड़ा सा बदल जाता है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। अब बदलने पे जो उस वायरस के नए वर्जन्स बनते हैं वो आमतौर पे खतरनाक नहीं होते और वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो उस वायरस को एक नई शक्ति देते हैं और उसे खतरनाक बना देते हैं। जैसे वो वायरस और जानलेवा हो जाता है या उसमें एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जंप करने की क्षमता आ जाती है।
दूसरी बात, कोई भी वायरस केवल तब तक ही खुद की कॉपीज बना सकता है जब वो किसी जिंदा जीव के अंदर हो, जिसे होस्ट कहते हैं। तो अगर कहीं किसी जानवर में कोई बहुत ही खतरनाक वायरस बन भी जाता है तो भी यदि वो जानवर मर जाते हैं तो समय के साथ वो वायरस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो म्यूटेशन सरवाइव कर सकता है अगर वो उस होस्ट से निकल करके दूसरे होस्ट में चला जाए। और इस तरह से रेप्लिकेशन और म्यूटेशन का प्रोसेस चलता रहता है। प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों में ऐसा कम ही होता है, लेकिन फैक्ट्री फार्म्स में जिस तरह की कंडीशंस होती हैं उसमें वायरसेस के रेप्लिकेट करने और म्यूटेशंस की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? एक अंडों के फार्म का उदाहरण लीजिए, जहाँ के अंडे मार्केट में बेचे जाते हैं। वहाँ हजारों लाखों मुर्गियों को छोटी सी जगह में ओवर क्राउडेड करके रखा जाता है, जिससे ये लगातार एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं और इससे वायरस का एक दूसरे में ट्रांसफर होना बहुत आसान हो जाता है। छोटे छोटे पिंजरों में इतनी सारी मुर्गियाँ भर दी जाती है कि वो ठीक से अपने पंख भी नहीं खोल पाती। इससे उनका नेचुरल मूवमेंट या एक्सरसाइज हो ही नहीं पाता और वो लगातार स्ट्रेस में रहती हैं। इसके अलावा उन्हें ना तो ठीक से धूप मिलती है और ना ही ताज़ी हवा। उन्हीं के नीचे उनके वेस्ट के डिकम्पोजिशन से अमोनिया गैस रिलीज होती है जो उनके फेफड़ों को भी डैमेज करती है। इन सभी कारणों से उन जानवरों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और आखिरी में इन जानवरों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है, जिससे एक ही तरह के जीन्स को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम मुर्गों का वजन और मुर्गियों से मिलने वाले अंडों की संख्या और भी जो चीज़ें हमें हमारे हिसाब से ठीक लगती है उनको बढ़ाते जा रहे हैं और केवल उन्हीं क्वालिटीज़ वाले जानवरों को और ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। इससे हुआ यह है कि सारे जानवरों के जेनेटिक्स लगभग एक जैसे हो चुके हैं। यानी अगर किसी फार्म में कोई वायरस एक जानवर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है तो संभावना पूरी है कि वो उस फार्म के सभी जानवरों पर उतना ही बुरा प्रभाव डालेगा। क्लोज कांटेक्ट, कमजोर इम्यूनिटी, एक जैसे जीन्स और लाखों जानवर, ये एक परफेक्ट रेसिपी है खतरनाक बीमारियों को जन्म देने की। ऐसी स्थितियों में वायरस के लिए लगातार रेप्लिकेट होना, म्यूटेट होना और उन म्यूटेशंस का सर्वाइव करना काफी आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये फैक्ट्री फार्म्स असल में वायरसेस की फैक्ट्री हैं और इनमें ऐसे वायरसेस पैदा हो सकते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं। और अभी बात खत्म नहीं हुई, दुनिया भर में बहुत बड़े स्केल पर जिंदा जानवरों की इंटरनेशनल ट्रेड चल रही है। मतलब फ्रांस के फैक्ट्री फार्म में पैदा हुआ एक जानवर स्पेन के फैक्ट्री फार्म में आ जाएगा और फिर एक फार्म में दो अलग अलग तरह के वायरस एक साथ आ जाएंगे। कई बार ये दोनों वायरस एक साथ किसी एक ही सेल को इन्फेक्ट करते हैं और फिर जब ये रेप्लिकेट करते हैं तो एक ऐसा नया वायरस बन जाता है जिनमें इन दोनों वायरसेस के जेनेटिक सेगमेंट्स होते हैं। बेसिकली इन दोनों का एक मिक्स वायरस बन जाता है और इस प्रक्रिया को जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट बोलते हैं। अब इस तरह से बने हुए वायरस भी हमेशा खतरनाक नहीं होते, लेकिन जैसा हमने देखा फैक्ट्री फार्म्स में अलग अलग तरह की म्यूटेशंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह फैक्ट्री फार्म्स में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। इससे एक ऐसा वायरस बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जिसमें वो प्रॉपर्टीज हो जो उसके दोनों पेरेंट वायरसेस में नहीं थी। तो कुल मिलाकर न केवल हम फैक्ट्री फार्म्स में वायरसेस को पैदा कर रहे हैं बल्कि अलग अलग फैक्ट्री फार्म्स में पैदा हुए वायरसेस को आपस में मिक्स होने का भी मौका दे रहे हैं। और ये सब बातें केवल ऐसी हवा में नहीं बोली जा रही, ये केवल थ्योरी नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में एक खतरनाक वायरस पहले ही जन्म ले चुका है, 2009 का स्वाइन फ्लू। And the dreaded swine flu outbreak has been declared a global pandemic. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मार्था नेल्सन ने अपनी टीम के साथ 7 साल स्टडी की ये जानने के लिए कि आखिर 2009 का H1N1 पेंडेमिक हुआ कैसे। उन्होंने पाया कि H1N1 वायरस ने मेक्सिको सिटी के पास एक सुअरों के फार्म में जन्म लिया था, जहां पर यूएसए और यूरोप से भी सुअर लाए जा रहे थे और फिर उन वायरसेस की इंटरमिक्सिंग या जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट हुआ और उससे पैदा हुआ H1N1 वायरस। एस्टिमेट्स के मुताबिक इसके कारण 2 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि H1N1 वायरस में एवियन, स्वाइन और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के भी जेनेटिक मटेरियल थे। इसके अलावा निपा वायरस जो चमगादड़ों से जुड़ा हुआ था वो भी पहली बार इंसानों में सुअरों से ही फैला था। और बर्ड फ्लू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्ड फ्लू एक अर्जेंट वार्निंग है फैक्ट्री फार्म्स को बंद करने की। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगली पेंडेमिक बैटरी चिकन फार्म से आ सकती है, जिसके लिए H7N9 वायरस जिम्मेदार होगा। इस वायरस की डेथ रेट 40% है, जो कि कोविड से 100 गुना ज़्यादा है। इस वायरस का पहला केस 2013 में चाइना में सामने आ चुका है, लेकिन वो फैल नहीं पाया। फैक्ट्री फार्म्स में हो रहे म्यूटेशंस में जब भी ऐसा वेरिएंट सामने आएगा जिसकी ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा हो, तो इसे एक खतरनाक पेंडेमिक में बदलते देर नहीं लगेगी। दूसरा बड़ा रिस्क जो फैक्ट्री फार्म्स पैदा करते हैं वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस वगैरह वो इस तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं कि हमने उन्हें मारने के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाई थी वो उन पर असर करना ही बंद कर देती हैं। इस तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज एक बड़ा ग्लोबल थ्रेट है। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कई बार चेतावनी दी है। 2019 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण 12,70,000 लोगों की मौत हुई। ये संख्या HIV और मलेरिया से हुई मौतों से भी बड़ी है। भारत में भी ये समस्या बहुत गंभीर है, जिससे हर साल लगभग 60,000 नवजात बच्चों की मौत होती है। और एक स्टडी के अनुसार 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हर साल 1 करोड़ लोगों को मारने वाली है, जिसमें से 20 लाख मौतें केवल भारत में ही होंगी। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी बड़ी समस्या बनी कैसे और इसका फैक्ट्री फार्म से क्या संबंध है? वेल, ये सब हो रहा है हमारे एंटीबायोटिक ओवर यूज के कारण। आपको पता है दुनिया में जितने भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं उसका केवल एक छोटा सा परसेंटेज ही इंसानों में इस्तेमाल होता है। फैक्ट्री फार्म्स में क्या हालत होती है इसकी बात हम कर चुके हैं, और उन परिस्थितियों के कारण जानवरों में न केवल वायरल इन्फेक्शंस बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फैलने की भी संभावना ज्यादा होती है। और उन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए फैक्ट्री फार्म्स में जानवरों को हमेशा एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और ये केवल बीमार जानवरों को नहीं दिया जाता, सभी जानवरों को रेगुलरली एंटीबायोटिक्स दी जाती है सभी फैक्ट्री फार्म्स में। आज की तारीख में दुनिया भर में जितनी भी एंटीबायोटिक्स बनाई और इस्तेमाल की जाती हैं उसमें से 70 से 80% एंटीबायोटिक्स केवल लाइव स्टॉक को दी जाती है, गाय, भैंसों, सुअरों, बकरों, मुर्गे वगैरह को। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने में मदद तो मिलती है, लेकिन समय के साथ साथ वायरसेस की तरह बैक्टीरिया भी खुद को बदलते रहते हैं एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए। और फिर वही कहानी है कि अधिकतर म्यूटेशंस को तो एंटीबायोटिक्स खत्म कर देती है, लेकिन कई बार ऐसी म्यूटेशंस भी बनती है जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। इन्हें सुपर बग्स कहते हैं। WHO का कहना है कि ये बैक्टीरिया जानवरों से इंसानों में भी आ सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, फूड चेन से या एनवायरनमेंट से, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कल्पना करिए कि आपको कोई तकलीफ हो रही है और आपके ऊपर दुनिया की कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, क्योंकि जिस बैक्टीरिया के कारण आपको तकलीफ हो रही है उस पर कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। और अगर इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा होता है जो लोगों के बीच में आसानी से फैल जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि हम पोस्ट एंटीबायोटिक एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं। अब आप कहोगे भाई दिक्कत ही क्या है, हम नई एंटीबायोटिक बना लेंगे। समस्या वही है, दुनिया में आखिरी एंटीबायोटिक 1987 में डिस्कवर हुई थी। उसके बाद से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो बहुत हो गए, लेकिन हम अब तक एक नई एंटीबायोटिक नहीं इजाद कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी नई एंटीबायोटिक डिस्कवर करना बहुत ही लंबा और बहुत ही मुश्किल काम होता है। 14वीं शताब्दी में यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में फैली ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पेंडेमिक, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, वो एक बैक्टीरियल पेंडेमिक ही थी। एस्टिमेट्स के मुताबिक इसके कारण करीब 20 करोड़ लोग मर गए थे और इसमें यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई थी। इसी तरह के प्लेग से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत कारगर होती हैं, लेकिन आज की तारीख में हालत यह है कि एक तरफ हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी नहीं हो रही और दूसरी तरफ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका बैक्टीरियाज पर असर धीरे धीरे या कहें बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। एनिमल एग्रीकल्चर जानवरों के लिए तो नर्क के समान है ही, इससे पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी चर्चा हम अपने दूसरे वीडियोस में कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे फैक्ट्री फार्मिंग अगले पैंडेमिक का कारण बनेगी। इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी में ही कई देशों की हालत खराब हो गई थी और हम एक नया पैंडेमिक झेलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों की मांस खाने की इच्छा पूरी करने के लिए फैक्ट्री फार्म जोरों शोरों से चल रहे हैं और एक नए पैंडेमिक की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम सच में कोविड महामारी जैसी पैंडेमिक्स को रोकना चाहते हैं तो आज की तारीख में सबसे बड़ा कदम ये होगा कि सभी देश की सरकारें जल्द से जल्द फैक्ट्री फार्म्स को खत्म करें। और हम लोगों के लिए भी जरूरी है कि हम खुद भी मांस और अंडे खाकर इस सब की डिमांड को ना बढ़ाएं।